आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी, मेरी छोटी बहन अनुला, रमाकांत जी, अग्रवाल साहब, शास्त्री जी, रामवीर जी और प्रतिभाशाली संचालक सुधीर, इनके बोलने के बाद न बोले तो उसी में भलाई है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कई कारणों से। जीवन जो मेरा बीत रहा है, अक्सर मुझे इसका आभास होता है कि भाग्य की भूमिका काफी रही है, क्योंकि मैंने जब भी अंदर टटोला है अपने को, तो ऐसा कुछ विशेष मुझे मिला नहीं, परंतु भाग्य ही था शायद। और उसी के संदर्भ में मैंने ये भी देखा कि संयोग जिसको कहते हैं, इत्तेफाक, उसकी भी भूमिका रही है। इसका प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक चलचित्र था, फिल्म थी, उसका नाम मैं ना भूल रहा हूं, आदमी और इंसान। उसका एक गाना था। वैसे मैं हिंदी पिक्चरें बहुत कम देखता था, लेकिन वो पिक्चर मैंने देखी और उसका एक गाना था, वो जहन में उतर गया, जिंदगी इत्तेफाक है। और जैसे जैसे मेरा जीवन मैंने व्यतीत किया, मुझे यकीन होने लगा कि वाकई इत्तेफाक की भूमिका भी बहुत रहती है। डॉक्टर करण सिंह के साथ क्या इत्तेफाक है, मैं नहीं जानता कि सर आप पूरी बातें आज याद करें। मुझे सब याद है। पहली बार जो मेरा इनसे परिचय हुआ था श्रीनगर में, उन्होंने आमंत्रित किया था अपने पैलेस में, पिताजी के साथ हम लोग थे भोजन पे, और उस समय जो बातें हुई थी तब से मुझे वो भी याद है। आज मैंने उनको एक याद दिलाया था, उन्होंने कहा था कि मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ। तब जीवन यात्रा में तमाम ऐसे वाक्य हुए, इत्तेफाक हुआ। सर ने बहुत कृपा की, पिताजी से इनके बड़े अच्छे संबंध थे। जब पिताजी के मेमोरियल लेक्चर पहला हुआ था, डॉक्टर करण सिंह ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था, और जब मैं कुलपति हुआ तब आते रहे विश्वविद्यालय पे। उन्होंने बड़ी कृपा की थी, हम लोगों पे मार्गदर्शन दिया था। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस मैंने उसी समय आयोजित किया, पहली बार इसके इतिहास में कभी मनाया नहीं गया था। डॉक्टर करण सिंह थे उसके मुख्य अतिथि, और उस इत्तेफाक का जो सिलसिला था वो मैं देख रहा हूं कि उससे मैंने बहुत कुछ पाया है सर। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अनुला से मेरा संबंध भी इत्तेफाक से ही हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज इस सभा में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा डॉक्टर करण सिंह ने कहा और उन्होंने भी कहा, बहुत कुछ भारत में बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भारत को बहुत कुछ करना है। जब वो जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें अनुला की नियुक्ति हुई, उस कक्ष के अंदर की चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये हम लोग का दायित्व है कि हम बाहर न खोलें। फिर भी मैं संकेत देना चाहता हूं कि अंदर बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। बड़े कठिनाई के बाद अनुला की नियुक्ति हुई थी, बड़े कठिनाई के बाद। और मुझे नहीं मालूम था अनुला कौन है। वो वहां जब इंटरव्यू हुआ, उसका जो प्रदर्शन था उससे प्रभावित हुए, लेकिन विरोध करने वाले वहां उपस्थित थे। उस बार भी मुझे आभास हुआ कि भारत कब जाके समझेगा, कब अपने को ऊपर उठाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी कभी कभी लगता है कि अभी भी हम उस दलदल में फंसे हुए हैं। जब उसने कार्यभार संभाला तो वहां उसका विरोध होने लगा, लेकिन अनुला, as they say in English, she is her father's daughter. ये निष्ठा से, धृति से अडिग रही, ये हिली नहीं। और मैं इससे दूर से देखकर हर्षित होता रहा, प्रफुल्लित हुआ, सीखता भी रहा।
क्योंकि वाइस सांसद को तो बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। अनुला ने जिस तरह से सामना किया, मुझे भी इसका जो है सीखने का अवसर मिला, बल मिला। इत्तेफाक क्या है, अनुला को बाद में मैंने बताया कि अनुला के पिताजी, मेरे पिताजी जब पेरिस से अध्ययन करके भारत लौटे थे, गणित के छात्र थे, तो जवाहरलाल जी ने सर उनको भोजन पे बुलाया। ये नेहरू की महानता है, मैं आज ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता, समय का भी अभाव है। नेहरू की महानता थी। अचानक एक दिन पिताजी को निमंत्रण मिला कि प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव डिनर विद यू। पिताजी का नाम काफी हो चुका था पेरिस में, गणित में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। और पिताजी ने कहा कि पहली बार नेहरू को मैंने करीब से देखा, और करीब 3 घंटा वो रहे। जवाहरलाल जी ने उस समय अपने मन में परिकल्पना क्या थी भारत की, ये 50 का दशक है सर, क्या चाहते थे और गणित से क्या चाहते थे, सब था। उसके कुछ दिनों बाद जाकिर हुसैन साहब ने पिताजी को आमंत्रित किया कि तुम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आओ, मैं तुम्हें यहाँ नियुक्त करता हूँ। बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी इच्छा जाहिर किए हुए, सीधे जवाहरलाल जी ने उनसे कहा कि इसको यहाँ रखो, और वहां अनुला के पिता उनके छात्र बने। ये इत्तेफाक की बात है। देखिए इत्तेफाक कैसे भूमिका निभाता है। वर्षों बाद जब वो बने मंत्री और पिताजी दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने, तब उन्होंने मंच पे अनुला के पिताजी ने मेरे पिताजी के चरण पकड़े और फिर उस मंच से उद्घोषित किया कि मैं इनका छात्र रहा हूं अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ये सारी बातें मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं कहीं आती हैं और हमें इन अवसरों से सीखना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। संस्कृत की है अनुला। मैं जानता हूं कि संस्कृत की भूमिका एक प्रकार से बड़ी अच्छी रही है, तो एक प्रकार से बड़ी बुरी रही। मुझे कष्ट है कि जो संस्कृत की अच्छी बातें हैं उनको कहीं वंचित किया जाता है और उसमें से कुछ कुछ उठाकर समाज को दबाया जाता है, भटकाया जाता है, भुलाया जाता है। ये अवसर है कि अगर हमें मौर्य जी के जीवन से कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो हम इस बात को समझें कि भारत की परंपरा में, धरोहर में हमने संस्कृत के माध्यम से वाकई में क्या गुण है, क्या रत्न है जो पाए हैं। और अनुला का जीवन काफी कुछ उसको दर्शाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है सर, टू रिकॉग्नाइज अ लायन इट इज इनफ टू रिकॉग्नाइज द पॉ। शेर को अगर पहचानना है तो सिर्फ उसके पंजे को पहचान लो, वही बहुत है। अनुला मौर्य साहब को पंजा है और मैं उसको पहचानता हूं, उस शेर को इस पंजे से पहचानता हूं। क्या था गुण उनके अंदर? निर्भीक थे, क्रांतिकारी सोच के थे। अनुला में बहुत कुछ ऐसा है, जब मेरे ऊपर संकट की घड़ी आए, और कुलपति के ऊपर तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हर क्षण आती है, कुछ उसका भाग्य ही ऐसा होता है। लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत भारी संकट आया। मैं उस समय में कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन कई थे जो डटे मेरे साथ। उसमें अनुला एक थी। इसने अभी डॉक्टर करण सिंह से कहा कि मैं उसके ढाल बना था, उसके पीछे। मैंने कहा ढाल तो आगे रहती, तुम आगे थी, तुम मेरी ढाल थी। संस्कृत क्योंकि यहाँ है और मौर्य साहब के बारे में हम याद कर रहे हैं, तो संस्कृत की धरोहर क्या है इसको मैं कुछ ही क्षणों में बताकर यहाँ से अब आपसे अनुमति लूंगा। मुझे इस बात का कष्ट है कि भारत की धरोहर में संस्कृत ने हमें जो असली बात की है, मुझे छंदोग उपनिषद का प्रसंग याद आता है। जब 12 वर्षीय बालक जाता है महागुरु गौतम हरिद्रुमत के गुरुकुल में दाखिला लेने के लिए, तो हरिद्रुमत कहते हैं कि बेटा हम तो सिर्फ ब्राह्मणों को दाखिला देते हैं, ब्राह्मण को ही यहाँ पर हम प्रवेश करने देंगे, तुम किस कुल से हो, व्हाट इज योर लीनिएज? तो बालक ने कहा कि मैंने यह प्रश्न अपनी मां से पूछा आपके यहाँ प्रस्थान करने के पहले कि मेरे पिता का क्या नाम है, मेरा कुल क्या है। तो मां ने कहा कि बेटा मैंने दासी के रूप में तमाम जगह काम किया है
और सर जो आप बच्चियों की बात कर रहे हैं, पुरुष प्रजाति तो अभिशप्त है। उस महिला ने अपने बेटे से कहा, कई कई जगह पुरुषों ने मेरा लाभ उठाया है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है। तुम गर्व से कहना कि दासी जाबाला के पुत्र सत्यकाम हो, और उस पर हरिद्रुमत क्या कहते हैं, उपनिषद से यह सीखना चाहिए। संस्कृत की धरोहर यही है। हरिद्रुमत कहते हैं बेटा ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो सत्य के अधीन हो, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। बार बार संस्कृत से ये आवाज उठती है, लेकिन भारत कब अपने को खो बैठा, जहां पर कि भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, सम्राट अशोक हुए, महात्मा गांधी हुए, इतने लोग हुए, तब भी भारत में ऐसा क्यों है। पिताजी ने इसका आभार मुझे दिलाया था जब वो 16 वर्ष के थे, बनारस में छात्र थे, क्वींस कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे। अस्पृश्यता आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी पहुंचे बनारस में, और वहां भरी सभा में पब्लिक में गांधी जी ने जो है डिबेट किया वहां के पंडितों के साथ अस्पृश्यता को लेकर, और पिताजी गए थे उसको सुनने के लिए, और इतना प्रभाव पड़ा कि उस दिन से उन्होंने खादी ग्रहण कर लिया, और भी तमाम हुए। तो गांधी जी ने जब उस सभा में बातें कही अस्पृश्यता को लेकर, तब पिताजी ने देखा कि बनारस की सभा ने सब अपनी पुरानी परंपराएं जो मुझे कई प्रकार से निंदनीय लगती है उनको त्याग दिया, और गांधी जी का समर्थन हुआ। पंडित लोग हार गए थे। ये मैं आपको बता रहा हूं आजादी के पहले का किस्सा। 42 के आंदोलन में पिताजी ने साथ दिया था, क्विट इंडिया के लिए डायनामाइट करने गए थे सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये वेंट टू बनारस और वरुणापुर, तो एक उनके साथ दलित उनका सहपाठी था, वो साथ गया था। रात का वक्त था, तो पिताजी पे जो प्रभाव पड़ा वो उससे हमने भी सीखा। और इसी तरह आप याद करिए कि संस्कृत हमें क्या कहती है, गांधी जी ने दर्शाया। गांधी जी को सर ने आज भगवान बुद्ध का वर्णन किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी के बारे में यही कहा कि जिस प्रकार से एक युग में भगवान बुद्ध ने सत्य की पुकार की थी, इस युग में महात्मा गांधी गरीब के झोपड़ी में कर रहे हैं। इसमें दलित वर्ग था। मैं फिर कहता हूं कि मुझे कष्ट है कि संस्कृत क्यों अपने को भूल जाती है, कि संस्कृत की सोच क्या है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं उसी को मानता हूं ज्ञानी संत, जो एक ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता या कुत्ते को खाने वाले में कोई भेदभाव न करे। क्यों हम भूल जाते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं। और आखिर में सर, मुझे इस बात का कष्ट है कि इतने लोग संस्कृत के प्रेमी हैं, परंतु आज के युग में क्या भूमिका होनी चाहिए संस्कृत की। मैं इस पे वाइस चांसलर हूं, कहे बिना नहीं हटूंगा मंच से, कि इस युग में नोम चॉम्स्की जो MIT में प्रोफेसर है, उनको कहा जाता है कि ह्यूमैनिटीज के वे आइंस्टाइन है। क्या वजह है, क्यों कहते हैं? क्योंकि चॉम्स्की पाणिनि के जो व्याकरण है, वैशेषिक तत्व है, उसका उन्होंने गहरा अध्ययन किया था संस्कृत के माध्यम से, गणित का अध्ययन किया था, और उसके आधार पर क्रांति ले आए थे लिंग्विस्टिक्स में, इसलिए उनको ह्यूमैनिटीज का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत में संस्कृत के छात्रों को वंचित किया जाता है नैसर्गिक रूप से। संस्कृत और गणित का जो नाता है, पॉलिटिकल साइंस का संस्कृत से नाता है, या कंप्यूटर साइंस का, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी के माध्यम से। ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा संस्कृत पढ़ना चाहिए एक और गणित का ले लो, ये नहीं। जिस प्रकार चॉम्स्की ने किया, या जिस प्रकार से पिंगल ने किया था, जिसने कविता के माध्यम से नए आविष्कार किए थे गणित में संस्कृत के आधार पर, उसको परंपरा में फिर नहीं लाएंगे तो भारत का हित नहीं होगा। आज बुद्धदेव मौर्य को याद करना है, उनकी क्रांतिकारी सोच को याद करो, तभी जाकर इस कार्यक्रम को मैं सफल मानूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद।